अगर आपने गिट डाउनलोड करने की कोशिश की है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो गिट आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा, या फिर अभी भी ब्राउज़र में 10 टैब्स खुली होंगी और आप सोच रहे होंगे कि आखिर सही वाला डाउनलोड बटन है कहाँ। खैर, आज इस वीडियो के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम गिट को अपने कंप्यूटर में प्रॉपर्ली इंस्टॉल करेंगे, उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसे पहली बार इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी कर देंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने समझा था कि गिट और गिटहब आखिर होते क्या हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो चलिए सीधे प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और सर्च कीजिए गिट डाउनलोड। अब सर्च रिजल्ट्स में आपको कई वेबसाइट्स दिखाई देंगी, लेकिन हमें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही गिट डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एक रूल हमेशा याद रखिए, सॉफ्टवेयर हमेशा ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड कीजिए, वरना बाद में कंप्यूटर बोलेगा, भाई मैंने तो ऐसा कुछ इंस्टॉल नहीं करवाया था। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज़ वाले डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए। अगर मैक या लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलर ओपन कीजिए। अब यहाँ आपको काफ़ी सारी स्क्रीन्स दिखाई देंगी और यहीं बिगिनर्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हर ऑप्शन का मतलब समझना ज़रूरी है, लेकिन सच बताऊं, अभी बिल्कुल नहीं। अगर आप पहली बार गिट इंस्टॉल कर रहे हैं तो लगभग हर स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को वैसे ही रहने दीजिए और सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइए। गिट की टीम ने ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस ऐसे ही नहीं चुने हैं। ज़्यादातर डेवलपर्स इन्हीं सेटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिस पर मैं आपका ध्यान ज़रूर दिलाना चाहूँगा, वो है ऐड गिट टू पाथ। अगर ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो इसे बिल्कुल मत बदलिए। अब सवाल आता है, आखिर पाथ होता क्या है? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर का एड्रेस किसी को पता ही नहीं है, तो कोई भी आपके घर तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह पाथ आपके कंप्यूटर को बताता है कि गिट कहाँ इंस्टॉल है, ताकि जब भी हम किसी भी टर्मिनल में गिट की कोई कमांड लिखें, कंप्यूटर तुरंत गिट को ढूंढ सके। अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो बाद में कमांड्स रन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसे सेलेक्टेड ही रहने दीजिए। बाकी सारी स्क्रीन्स पर आराम से नेक्स्ट करते जाइए और आखिर में इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कैसे पता चले कि गिट सही से इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं? इसके लिए विंडोज सर्च में जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट या गिट बैश ओपन कीजिए। वैसे दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करूंगा ताकि हर किसी के लिए फॉलो करना आसान रहे। अब यहाँ एक बहुत छोटी सी कमांड रन करेंगे। ये कमांड सिर्फ गिट का वर्जन चेक करती है। अगर गिट सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ होगा तो आपको कुछ इस तरह वर्जन नंबर दिखाई देगा। अगर आपको भी वर्जन नंबर दिखाई दे रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, गिट अब आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अगर किसी कारण से वर्जन नंबर नहीं दिखाई देता तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार कंप्यूटर रीस्टार्ट करके दोबारा चेक कीजिए और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो गिट को एक बार री-इंस्टॉल कर लीजिए। ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है। लेकिन अभी एक छोटी सी चीज़ बाकी है। गिट तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि इस कंप्यूटर पर कोड कौन लिख रहा है, और यही काम हम अगले पार्ट में करेंगे। हम गिट को अपना नेम और ईमेल बताएंगे और उसके बाद अपना पहला गिट रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे। तो अब गिट हमारे कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गिट को अभी तक ये पता ही नहीं है कि इस कंप्यूटर पर कोड लिख कौन रहा है। मतलब अगर गिट बोल सकता तो शायद अभी यही पूछता, भाई पहले अपना नाम तो बता दो। तो सबसे पहले गिट को अपना नेम बताते हैं। टर्मिनल में ये कमांड लिखिए, git config .global user name your name। यहाँ योर नेम की जगह अपना असली नाम लिखना है। जैसे मेरे केस में मैं अपना नाम लिखूंगा
और फिर एंटर दबा दूंगा। बस अब गिट को पता चल गया कि इस कंप्यूटर पर कोड कौन लिख रहा है। अब अगली कमांड की बारी है। git config dot global user email your mail at example.com। यहाँ अपनी वही ईमेल आईडी लिखिए जो आप आगे गिटहब पर इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे ऐसा करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन से बचने के लिए यही बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर गिट को मेरा नेम और ईमेल चाहिए ही क्यों? देखिए, जब भी आप कोई कमिट करोगे, गिट उस कमिट के साथ आपका नेम और ईमेल भी सेव कर देता है, ताकि बाद में कभी भी देखा जा सके कि प्रोजेक्ट में कौन सा चेंज किस डेवलपर ने किया था। अगर किसी कंपनी में 100 डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है। अब गिट पूरी तरह रेडी है, तो चलिए अपना पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ git demo। अब इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन होने के बाद ऊपर वाले मेन्यू से टर्मिनल ओपन कर लीजिए और अब पहली बार गिट की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स में से एक रन करते हैं, git init। बस इतनी सी कमांड ने हमारे फोल्डर को एक गिट रिपोजिटरी में बदल दिया। लेकिन रुकिए, रिपोजिटरी आखिर होती क्या है? नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक वर्ड हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। रिपोजिटरी मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी पूरी हिस्ट्री गिट ट्रैक करेगा। यानी अब इस फोल्डर में होने वाला हर इंपॉर्टेंट चेंज गिट याद रख सकता है। अगर आप हिडन फाइल्स शो करोगे तो आपको एक नया फोल्डर दिखाई देगा, गिट। यही गिट का दिमाग है। इसी फोल्डर के अंदर गिट आपकी कमिट्स, हिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट से जुड़ी बाकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और हाँ, इस फोल्डर के अंदर बिना वजह कुछ एडिट मत कर देना, वरना गिट भी कंफ्यूज हो जाएगा और आप भी। अब देखते हैं कि गिट इस समय प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रहा है। इसके लिए कमांड रन कीजिए, git status। ये कमांड शायद गिट की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स में से एक है, क्योंकि जब भी आपको समझ नहीं आए कि प्रोजेक्ट की करंट सिचुएशन क्या है, बस git status रन कर दीजिए। ये आपको बता देगा कि कौन सी फाइल्स न्यू हैं, कौन सी मॉडिफाइड हैं और कौन सी कमिट होने के लिए रेडी हैं। अभी हमारे प्रोजेक्ट में कोई फाइल ही नहीं है, इसलिए चलिए एक छोटी सी फाइल क्रिएट करते हैं। मैं hello.txt नाम की एक फाइल बना रहा हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ hello git। अब दोबारा git status रन करते हैं। इस बार ध्यान से आउटपुट देखिए। गिट कह रहा है कि उसे एक नई फाइल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो उसे ट्रैक नहीं कर रहा। मतलब गिट ने फाइल देख तो ली है, लेकिन अभी उसने उसे अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया है। और यही प्रॉब्लम हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब हम सीखेंगे कि गिट को कैसे बताया जाता है कि भाई हाँ, यही वाली फाइल मुझे ट्रैक करनी है। तो अब गिट को इस फाइल को ट्रैक करने के लिए बोलते हैं। इसके लिए टर्मिनल में ये कमांड लिखिए, git add hello.txt। अगर आपके प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा फाइल्स हों तो आप git add pre भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बार फिर git status रन कीजिए। ध्यान से आउटपुट देखिए। अब गिट बता रहा है कि हमारी फाइल कमिट होने के लिए रेडी है। लेकिन अभी एक छोटा सा सवाल, ये स्टेजिंग एरिया आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, आपने होमवर्क पूरा कर लिया, लेकिन अभी टीचर को सबमिट नहीं किया। वो अभी आपके बैग में रखा है। बस वही बैग हमारा स्टेजिंग एरिया है। और कमिट करना मतलब उस होमवर्क को ऑफिशियली सबमिट कर देना। अब अपना पहला कमिट क्रिएट करते हैं। git commit m फर्स्ट कमिट। यहाँ m का मतलब होता है मैसेज, यानी गिट हमसे पूछ रहा है कि इस कमिट में हमने क्या किया, इसलिए हमने मैसेज लिखा है फर्स्ट कमिट। एंटर दबाइए और कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला गिट कमिट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब एक आखिरी कमांड देखते हैं, git log। ये कमांड आपके सभी कमिट्स की हिस्ट्री दिखाती है।
अभी तो सिर्फ एक कमिट दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होगा यहाँ पूरी हिस्ट्री बनती जाएगी। तो आज हमने गिट इंस्टॉल किया, उसे कॉन्फ़िगर किया, अपना पहला रिपोजिटरी बनाया और अपना पहला कमिट भी क्रिएट कर लिया। अब अगले वीडियो में हम गिट की सबसे पावरफुल फीचर ब्रांचेस को विजुअल डायग्राम्स की मदद से समझेंगे। और बिलीव करो, उसके बाद ब्रांचेस आपको कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगी। अगर आपका पहला कमिट सक्सेसफुली हो गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना फर्स्ट कमिट डन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।